Welcome back to our channel, Next Generation Study. So we are on part 2 of the video Legal Maxims and Legal Words. Before discussing legal maxims and legal words itself, please do like, share and subscribe to our channel. So the first word, ex facie, on the face of it. अब लिटरल मीनिंग देखें, मतलब जैसा लिखा हुआ है इसके अंदर ऑन द फेस ऑफ इट, उससे तो सिर्फ यही पता चलता है कि भाई किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट लिया या फिर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कोई पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि पहले से ही उस कॉन्ट्रैक्ट के होने में होनी चाहिए वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो मेयर एग्रीमेंट है। अब मैंने क्या बोला, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि फुलफ़िल होने चाहिए। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग है ही नहीं, यानी कि कोई लीगल चीज़ नहीं है, यानी कि कोई इलीगल काम है जो हमारी लॉ, इंडियन लॉ परमिट नहीं करती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब भी यही होता है, कोई एक डॉक्यूमेंट जो कि इनवैलिड है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अपने एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर टर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, वो इनवैलिड होगा। सपोज़ कंसिडरेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर कंसिडरेशन यानी कि हमने कोई सर्विसेज ली एंड वी पे फॉर दैट सर्विसेज, हमने कुछ सर्विस लिया, किसी शॉप से लिया या किसी रेस्टोरेंट में जाके उनकी सर्विसेज ली, तो हम उनको पे करते हैं, मनी के फॉर्म में कंसिडरेशन देते हैं, कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन ही नहीं दिया हमने तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो वो इनवैलिड हो गया। तो एक्स फेसी का मतलब यही होता है, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स ब्रॉट बाय वन पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लोग लॉ के टर्म से देखें तो किसी भी हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर खाली एक ही पार्टी होती है, उस हिसाब से देख लेते हैं, तो दैट इज़ बाय वन पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर। वैसे जो लिटरल मीनिंग होता है एक्स पार्टे का, वो यही होता है कि द मीटिंग्स कंडक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ वन पार्टी। अब इसको कैसे लेते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पे वहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं वो एक्स पार्टे होती हैं, यानी कि द पर्सन हु इज़ मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और मे बी हु हार्म्ड द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री और एनी अदर कंट्री, तो सिंगल पर्सन ही उसमें प्रेजेंट होगा, दूसरी पार्टी नहीं होगी उसके अंदर, बिकॉज it's about the national security, it's about the nation's security obviously. And अगर हम बाहर देखें, if we get out of the law world, बाहर जाके देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन के CEO ने मीटिंग बुलाई दैट वी हैव टू इंक्रीज़ द सेल्स, हमको हमारे अमेज़ॉन के जो कस्टमर्स हैं जो सोली अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, हमको उनको इंक्रीज़ करना है। तो वो खाली अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ की मीटिंग होगी, CFO होंगे, उनके CMO होंगे उसके अंदर, तो वो खाली अमेज़ॉन के ही लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन फेसबुक के पास चला जाएगा, तो वो डबल पार्टी हो गई। तो एक्स पार्टे का मतलब यही होता है। देन कम्स क्विया कंसेंसस ओपस एस्ट, that is, insanity prevents marriage from being contract, consent is needed. इंसैनिटी का मतलब क्या होता है? इंसैनिटी की अपनी डेफिनेशन होती है लॉ के अंदर,
हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. फॉर अस इंसैनिटी इज़ पागल who is not in their senses and who don't know what is right or what is wrong for them. They are mentally ill, not physically obviously, they are mentally ill and they can harm other one as well because they don't know what is right and what is wrong. यानी कि उनकी दिमागी कंडीशन स्टेबल नहीं है या फिर उनके सेंसेस काम नहीं करते हैं. दे आर इंसेन. तो इंसेनिटी जो है, मैरिज क्या होती है? मैरिज इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ. एंड इंसेनिटी जो है वो मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बनने से रोकती है. कंसेंट यानी कि अपनी इच्छा कि हाँ आई वॉन्ट टू मैरी दैट पर्सन. इच्छा या कंसेंट ज़रूरी है मैरिज को होने के लिए. सो इंसेनिटी प्रिवेंट्स मैरिज फ्रॉम बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कंसेंट इज़ नीडेड. एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज, consent is always needed. Either it is of the girl itself or either it is of the father's family. Then comes edest. That is simple meaning. That is we can use such legal maxims or such legal words to beautify any of our maybe memorials which we make in the moot court competition, or we can use these words in the cases like if we go and fight case in the Supreme Court or in the High Court, then we can use such legal maxims. Though proper knowledge of sections and articles is needed for us to win the competition or maybe win the case which we are holding. लेकिन ठीक है ना, मतलब we can use such legal maxims so that we can make our case look more prominent and make our case look more powerful than it is already. Then comes the other word, idem, the same person or thing. Then comes the word in omnibus, in every respect. Now, omni itself means everything. Like we know, omnivores eat grasses as well as meat. So they are omnivores. Omnibus means in every respect. हर तरीके से. जैसे मान लो कोई कन्विक्ट है जो मर्डर के लिए कन्विक्टेड है, ठीक है, ही इज़ अ क्रिमिनल. नाउ उसके जितने भी मर्डर के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रूव हो चुके हैं कोर्ट के अंदर. तो जो फ्रंट लॉयर है वो यही बोलेगा दैट इन ऑमनिबस ही इज़ द मर्डरर और ही इज़ द क्रिमिनल ऑफ दिस ऑफेंस. इन पर्सोनम दैट इज़ अगेंस्ट द पर्सन. अब इसका मतलब क्या है? सी देयर आर two latent maxims like this, that is in personam and in rem. in personam का मीनिंग होता है against the person and in rem का मीनिंग होता है against the state. तो in personam समझते हैं पहले. against the person इसने बोल दिया. जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो in personam होती हैं. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई टॉर्ट कमिट किया. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट इज़ उसने ट्रेस पासिंग कमिट करी. सो मे बी ए है जिसने ट्रेस पासिंग करी है और बी है जिसके घर में घुसा है वो, ठीक है, जिसके घर में एज अ ट्रेस पासर घुसा है वो. सो ट्रेस पासिंग मतलब कि आप किसी के घर में बिना बुलाए, मतलब बिन बुलाए बाराती जो होते हैं, जैसे इट्स लाइक कहावत है, तो बिना बुलाए घुस गए. आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया था या कहीं लिखा हुआ नहीं था कि दैट दिस इज़ अ पब्लिक प्लेस, यू कैन रोम एनीवेयर. जो हमारे घर के प्रीमाइसेस होते हैं वो हमारा एरिया होते हैं. इट्स नॉट पब्लिक, इट्स आवर पर्सनल प्रॉपर्टी. सो
वो इन पर्सोनम हो गया, दैट इज़ कि बी वर्सेस ए, केस का नाम हो गया, बी ने प्रोसीडिंग दी ए के खिलाफ, दैट इज़ अगेंस्ट द पर्सन ए। अब अगली चीज़ आती है इन रेम। इन रेम क्या होता है? इन रेम का सिर्फ सिंपल सा इतना मतलब है, दैट इज़ द केस इज़ ब्रॉट अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट हो गया मे बी द स्टेट्स ऑफ इंडिया और मे बी इंडिया एज ए होल, यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि सारी स्टेट्स के लिए। एज वी सी द केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती वर्सेस state of Kerala, then comes Indira Nehru Gandhi case. These are all the cases in which it is against, maybe it's against state or maybe it's against the Union of India. So this is in rem. Then comes in situ. In situ and ex situ. In situ का मतलब होता है in its place, यानी कि उसी जगह पे। ex situ का मतलब होता है उस जगह के अलावा कहीं और। सो इन सीटू और एक्स सीटू हम लोग जनरली बायोलॉजी में यूज़ करते हैं फॉर लाइक इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। सो इन सीटू यानी इन इट्स प्लेस, यानी उसी जगह पे। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, इन द मीन वाइल। इट्स लाइक the judge says that the interim amount so and so should be given or should be provided to the victim. इसका मतलब temporary इतना amount तो मिलना ही चाहिए उनको, unless and until the defendant goes to the high court or appeals in the high court and the supreme court. So interim यानी temporary। temporary और परमानेंट के अंदर बस इतना डिफरेंस है कि टेम्प्रेरी इज़ फॉर सम टाइम बीइंग, थोड़े से टाइम के लिए, परमानेंट यानी कि हमेशा। देन कम्स इप्सो फैक्टो, बाय दैट वेरी फैक्ट। अब इप्सो फैक्टो का मतलब वैसे बहुत सिंपल दिख रखा है कि बाय दैट वेरी फैक्ट है। कहाँ यूज़ हो सकता है? इप्सो फैक्टो हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी केस के अंदर जिसके अंदर हम लोग अपना कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हैं और वी से दैट बाय इप्सो फैक्टो दिस इज़ वेरी क्लियर दैट द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड और दैट द क्राइम हैज़ नॉट बीन कमिटेड। सो दैट इज़ बाय दैट वेरी फैक्ट, उस एक फैक्ट को देख के। नाउ व्हाट इज़ फैक्ट? फैक्ट जो चेंज नहीं हो सकता है या जो चीज़ हमको दिख रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को बोला दैट आई वॉन्ट 20,000 रुपीज़। नाउ दिस इज़ द फैक्ट दैट ए सेड टू बी दैट ही और शी वॉन्ट्स 20,000 रुपीज़। देन कम्स मैलाफाइड। हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ना मैला वर्ड इन हिंदी, इट्स लाइक मैला हो गया, गंदा हो गया। तो मैलाफाइड इज़ इन बैड फेथ, bona fide is in good faith and malafide is in bad faith। यानी कोई भी bad faith में कोई भी काम करना, like you don't do every work in like in bona fide intention, कि आप हर चीज़ good faith में करते हो, कुछ कुछ गलत faith में भी होता है। Then comes mensrea. Mensrea is guilty state of mind, as we have already discussed it earlier, that in a criminal act we need to prove certain essential elements to make it a criminal act. This is one of the most important part of the essential elements for proving a criminal act. Mens rea is guilty state of mind. Suppose A is the person who has seen B wearing a diamond ring, and obviously diamond ring बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हर इंसान को, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स डायमंड। सो उसने डायमंड रिंग देखी एंड उसके दिमाग में आया आई वॉन्ट टू स्टील इट, इट विल लुक गुड ऑन मी, दैट आई वॉन्ट दिस डायमंड रिंग इन माई हैंड। सो
This is the guilty state of mind, hence proof that he will do the theft for that diamond ring. अब आगे वो करे ना करे, it's on him, but एक चीज़ तो हो गई that he got the guilty state of mind, यानी कि उसने ये प्लान कर लिया कि हाँ, I want that diamond ring in my hand, I'll get it anyhow. This is the guilty state of mind. Then comes nemo det esse judex in propria causa. No one can be judge in his case. कभी सुना है किसी ने कि a judge committed a crime and now he is the judge of his own case? Like, let's take an example of the former CJI Ranjan Gogoi. He was then the judge of his own case. Now, what was his own case? So, Ranjan Gogoi was alleged for his misconduct with his colleague or with his assistant, I guess. So, even the CJI of our country wasn't the judge in his own case. There were other 3 judges and they decided that he wasn't doing anything. The allegations were wrong. So, we can say that no one can be judged in his own case. वो कोई भी खुद के केस का जज नहीं हो सकता. It's like then it will be the partiality we say कि कोई it will be the judgment will be partial. Obviously, we will take in our own way that yes, no, I am not guilty, I am not the criminal. So then comes per curiam. Per curiam means in the opinion of court. So per curiam is generally used when a judge gives his judgment that in the opinion of court and according to the facts, this is the victim should be given some compensation, or maybe the criminal should be given punishment for so and so year and a compensation to the victim. So कोर्ट के ओपिनियन में, मतलब कि कोर्ट के अकॉर्डिंग ये है. पोस्टमार्टम यानी कि डेथ के बाद जो भी हम लोग मतलब केस आगे चलेगा, उसके अंदर जो बॉडी है, अगर पता नहीं चल पाता है कि कैसे डेथ हुई है, मे बी दिख रहा है कि मर्डर है पर सुसाइड कर लिया हो, मे बी दिख रहा है कि सुसाइड है पर मर्डर हो वो, और मे बी दिख रहा है कि वो नेचुरल डेथ मरा है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ ले ली हो कि उसको हार्ट अटैक आ गया, या उसके सारे मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हो गया, या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया. तो ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम से पता चलती हैं. तो दिस इज़ पोस्टमार्टम, दैट इज़ आफ्टर डेथ. CID जो बहुत देखते हैं उनको बहुत पता होगा कि पोस्टमार्टम क्या होता है. पोस्टमार्टम कभी भी डेथ से पहले नहीं हो सकता. सो प्राइमा फेसी क्या होता है? प्राइमा फेसी मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि जो हमको सबसे पहला एविडेंस मिला है वो सिंपली यही प्रूव कर रहा है कि हाँ, इस बंदे ने क्राइम किया है, कि हाँ भाई उसके हाथ में चाकू है, उसके हाथ पे खून लगा हुआ है, वो विक्टिम का है, उसका गिल्टी इंटेंशन था, उसने वो एक्ट कमिट कर दिया है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, नाउ ही इज़ अ क्रिमिनल. दिस थिंग प्रूव्स दैट द प्राइमा फेसी एविडेंस सेज दैट ही इज़ द क्रिमिनल. यानी कि सबसे पहले ही देखते ही, पहली नज़र में ही ये बंदा क्रिमिनल है. इसके हाथों में चाकू था, इसके हाथों पे खून लगा हुआ था, जो कि प्रूव हो गया है कि विक्टिम का है, और ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसका गिल्टी इंटेंशन था उसको मारने का, इसने एक्ट कमिट भी किया, CCTV में रिकॉर्डेड है, प्रूव्ड है. ये कोई फर्दर डिस्कशन होने का चांस ही नहीं बनता. सो दिस इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि प्राइमा फेसी एविडेंस. देन कम्स क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. He who acts to another acts himself. अब इसका क्या मतलब हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेररिज्म की बात करते हैं. दिस इज़ वेरी मच सेंसिटिव टॉपिक, बट लेट्स टॉक अबाउट इट. टेररिज्म के अंदर क्या होता है?
टेररिस्ट आते हैं, कुछ अटैक करके चले जाते हैं, या फिर अटैक करके यहीं पे ही हमारे कंट्री के या किसी भी कंट्री के जो आर्मी होती है या जो पुलिस वाले होते हैं वो उनको मार देते हैं या वो उनको पकड़ लेते हैं। उनसे वो एक्ट करवाता कौन है? उनके हैंडलर्स, टेररिस्ट ग्रुप के हैंडलर्स जो टेररिस्ट ग्रुप चलाते हैं वो। सो दे आर द मेजर criminals there. They are the major terrorists over there, sitting far away from the place where the case took place or where the mishap took place. But था तो उन्हीं का हाथ ना, बिकॉज टेररिस्ट ने वो काम किया है और जो हैंडलर है उसने वो काम कराया है। देन कम्स क्विड प्रो क्यू, कंसिडरेशन या फिर समथिंग फॉर समथिंग, किसी काम के लिए कोई अमाउंट मिलना या किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ मिलनी। देन कम्स यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, दैट इज़ वेयर देर इज़ राइट देर इज़ रेमेडी। जहाँ पे किसी का कोई राइट हार्म हुआ है वहाँ पे उसको रेमेडी पक्का से मिलेगी। राइट, लीगल राइट हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। एंड एट लास्ट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये एक लीगल मैगज़िम भी है और ये टॉर्ट्स के अंदर जनरल डिफेंस के भी यूज़ होता है। दैट इज़ एन इंजरी इज़ नॉट डन टू वन कंसेंटिंग टू इट। अब ये जो मैगज़िम है ये टॉर्ट के अंदर भी यूज़ होता है एज अ जनरल डिफेंस, दैट जिस बंदे ने कंसेंट दी है अपनी, मान लीजिए कोई डेंजरस काम है या मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसके अंदर इंजरीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्रिकेट मैच देखने गया और अ पर्सन, द बैट्समैन हिट फॉर 6, तो जो 6 मारा वो मे बी उसकी डायरेक्शन में ही गया, जो ऑडियंस बैठी थी उनकी डायरेक्शन में गया। सो इट्स नॉट द बैट्समैन्स फॉल्ट कि भाई हमने जानबूझ के उसको मारने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है। अब बैट्समैन ये नहीं देखेगा ना कि कहाँ ऑडियंस है और कहाँ ऑडियंस नहीं बैठी है, वहाँ 6 मारूँ। ही विल वॉच द बॉल कमिंग टू हिज एंड ही विल बैट फॉर इट। ये नहीं है कि मतलब वो स्टम्प्ड हो जाएगा या आउट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑडियंस बैठी है उस एरिया में, ऐसा नहीं हो सकता। सो हम खुद हमारी कंसेंट देते हैं उस डेंजर के लिए, तो हम उसके लिए रेमेडी नहीं मांग सकते, हम उसके लिए क्लेम नहीं मांग सकते, उसको इंजरी ही नहीं मान सकते। इन ऑल we will learn more about voluntary non-fit injuria and some of the Thank you so much for watching our video. This was a part 2 of legal maxims and legal words. Before going, please like, share and subscribe to our channel Next Generation Study.